हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब को कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हम लोगों ने जॉन कीट्स को, विलियम शेक्सपियर को एंड विलियम वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट किया था यूथ कॉम्पिटिशन टाइम बुक से। आज मैं पीवी शैले को स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने वीडियोज़ में आगे जाकर जो डालूंगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। हम लोग आज से पीवी शैले को पढ़ने जा रहे हैं। रोमांटिक एज के ये जो पोएट हैं, 1792 टू जो है 1822 इनकी जो है लाइफ स्पैन रहा है। हम लोग सीखते हैं इनके फर्स्ट क्वेश्चन को। हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन? किसने कीट्स को बोला था कि अधूरी इच्छा जो प्रसिद्धि थे उसके उत्तराधिकारी? ठीक है, अधूरी प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी के रूप में कीट्स को किसने डिस्क्राइब किया था? वो थे पीवी शैले। ठीक है, पीवी शैले ने ही जॉन कीट्स को बोला था कि ये जॉन कीट्स जो थे वो अनफुलफिल्ड रिनाउन के इनहेरिटर्स थे। ये जो फ्रेज़ है इन्होंने टेकन फ्रॉम पर्सी बाइस शेली एडोनिस से इन्होंने ये फ्रेज़ लिया है। और ये एडोनिस क्या है? ये एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स के डेथ पर इन्होंने एक एलिजी लिखी थी पीवी शैले ने, एडोनिस। ठीक है, उसमें ही ये लाइन या फ्रेज़ जो है मेंशन किया गया, वहीं से इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन टर्जराइमा? टर्जराइमा में इनमें से कौन सी पोएम लिखी गई है? ये है पीवी शैले की ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड को इन्होंने टर्जराइमा में लिखा है और इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे। इट वॉज पब्लिश इन 1820। ये 1920 लिखा है, इसको आप ठीक कर लेंगे, 1820 पे लिखी गई थी और ये टर्जराइमा में लिखी गई एक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोएटिक ड्रामा रिटन बाय पीवी शैले? इनमें से कौन सा पीवी शैले के द्वारा लिखा गया पोएटिक ड्रामा है? वो है प्रोमेथियस अनबाउंड। ये इनका एक पोएटिक ड्रामा है और इसके बारे में आप याद रखेंगे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1820 इन 4 एक्ट्स। ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड जो वर्क है इनका 4 एक्ट में लिखा गया एक लिरिकल ड्रामा है। इट इन ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस हु डिफाइज द गॉड एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी। इसमें जो प्रोमेथियस होता है वो क्या करता है? गॉड को डिफाई करता है और ह्यूमन को यानी कि मानव जाति को क्या कर देता है? फायर देता है और इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है इन द हैंड्स ऑफ ज्यूज। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये 4 एक्ट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट डज पीवी शैले डिस्क्राइब्स इन द फॉलोइंग लाइन? पीवी शैले ने इन लाइन्स में किसको डिस्क्राइब किया है? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। अरे मुझे उठा लो एक तरंग की भांति, एक पत्ते की भांति और एक क्लाउड की भांति। आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ। मैं कांटे रूपी जीवन के ऊपर गिर गया हूँ। आई ब्लीड, और मैं लहूलुहान हूँ, मेरे से रक्त निकल रहा है। ये जो लाइन है ये क्या दिखाती हैं, क्या दर्शाती हैं? ये दिखाती हैं अ मिजरेबल लाइफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इन द एबव लाइन्स पीवी शैले डिस्क्राइब्स अ मिजरेबल लाइफ। इसमें पीवी शैले क्या करते हैं? एक मिजरेबल लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम शैलेस पोएम ओ टू द वेस्ट विंड। ये जो लाइन्स हैं ये शैले की पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, उसमें ली गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following compare the mind in creation to a fading coal? इनमें से किसने कंपेयर किया है सृजन में लगे माइंड को एक फेडिंग कोल से? फेडिंग कोल का मतलब होता है बुझता हुआ कोयला। ठीक है, तो किसने ये बोला है? ये पीवी शैले ने बोला है। इसके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे? ये जो लाइन है पोइट्री के बारे में या पोएट के बारे में, इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री जो वर्क लिखा है ऐसे लिखा है, उसमें ये लाइन उन्होंने पोइट्री के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन दी थी, तो उसमें भी एक ये डेफिनेशन दी है कि जो सृजन में लगा हुआ माइंड होता है उसको इन्होंने फेडिंग कोल से कंपेयर किया है। तो किस में किया है? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, और ये रिटन किया गया था 1821 में एंड पब्लिश्ड हुआ था। इसके बारे में ये याद रखेंगे, पॉस्थुमसली पब्लिश्ड हुआ था। पॉस्थुमसली का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, इसमें ही इन्होंने क्या किया था? सृजन में लगे हुए माइंड की तुलना फेडिंग कोल से की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दैट इज पोइट्री दस मेक्स इमॉर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। हु सेड दिस? ये किसने कहा था? क्या कहा था? कि जो पोइट्री होती है वो संसार की सभी सुंदर और बेस्ट चीज़ों को इमॉर्टल बना देती है। ये जो लाइन्स हैं ये किसने बोली थी? पीवी शैले ने बोली थी। और किसने बोला था? अगेन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, इसके बारे में ये किसने बोला था? पीवी शैले ने बोला था। अ डिफेंस
ऑफ पोइट्री में, इनका जो वर्क है इसमें बोला था, और क्या बोला था कि जो कविता है वो संसार की सभी सुंदर और सर्वोत्तम वस्तुओं को इमॉर्टल बना देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए विल बी राइट। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओ हु सेड पोइट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ड एंड मेक्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट एज इफ दे वर नॉट फेमिलियर। पोइट्री जो है वो संसार की जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, छिपी हुई सुंदर वस्तुएं होती हैं, उनसे आवरण को हटा देती है और मेक्स बना देती है फेमिलियर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चिर परिचित ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऐसे बना देती है जैसे कि वो क्या हो, फेमिलियर ना हो। तो ये जो लाइन थी इन्होंने किसने बोली, पीबी शैले ने बोली हैं। ठीक है, और ये किस में बोली हैं, ये देखिएगा, इन्होंने फिर से यही डेफिनेशन दी है पोइट्री की, और डिफेंस ऑफ पोइट्री में। और ये डिफेंस ऑफ पोइट्री कब लिखा गया था, 1821 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था, 1840 को, आफ्टर इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पोइट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द विजिटेशन ऑफ द डिवाइन इन द मैन। किसने कहा था कविता जो है मनुष्य में दैवीय उपस्थिति को क्षय होने से बचाती है। ये किसने कहा था, ये पीबी शैले ने कहा था। कविता जो है रिडीम्स फ्रॉम डिके द विजिटेशन ऑफ द डिवाइन इन द मैन, इंसान में जो दैवीय उपस्थिति है उसको क्षय यानी कि डिके होने से क्या बचाती है, कविता पोइट्री बचाती है। ठीक है, और ये डेफिनेशन फिर से इन्होंने किस में दी थी, और डिफेंस ऑफ पोइट्री में दी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज मेक मी द आयर इवन एज द फॉरेस्ट इज। मुझे अपना बीड़ा बना दो जैसे कि फॉरेस्ट है। वॉट इफ, क्या हुआ अगर मेरे पत्ते भी उसी तरह गिर रहे हैं। तुम्हारी शक्तिशाली लय का कोलाहल हम दोनों से एक गहरा पतझड़ी स्वर ले लेगा जो उदासी में भी मधुर होगा। ठीक है, तुम्हारी जो मधुर टोन है उससे क्या होगा, हमारे अंदर से जो उदासी का जो टोन है वो भी सुखद हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइंस इन्होंने इन द एबव कोट द वर्ड बोथ इन द फोर्थ लाइन रिफर्स टू। ये जो बोथ वर्ड आया फोर्थ लाइन में, ये आपको दिख रहा होगा बोथ वर्ड, ये जो फोर्थ लाइन में बोथ वर्ड आया ये किसको रेफर कर रहा है, किसको बता रहा है, तो ये किसको बता रहा है, द फॉरेस्ट एंड द पर्सोना। ठीक है, जंगल को एंड पर्सोना यानी कि व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द अबव गिवन लाइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओ टू द वेस्ट विंग। ये जो लाइंस हैं कौन सी, मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, ये कहाँ से ली गई हैं, ये ओ टू द वेस्ट विंग से ली गई हैं, और ये वर्क जो है पीबी शैले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये किसको डिस्क्राइब करता है, बोथ वर्ड, फॉरेस्ट को एंड पर्सोना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हु कंसिडर सैली एज अ ब्यूटिफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स। किसने पीवी शैले को बोला है कि एक सुंदर और इनफेक्चुअल यानी कि निष्प्रभावी देवदूत, बीटिंग का मतलब पीट रहा है, इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, व्यर्थ में ही अपने चमकदार पंखों को फड़फड़ा रहा है और पीट रहा है। ये जो कमेंट है पीवी शैले के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज हु क्रिटिसाइज्ड। किसने क्रिटिसाइज यानी कि किसने आलोचना की थी पीवी शैले की वेहीमेंटली इन द मॉडर्न एज। वेहीमेंटली का मतलब जोशीले ढंग से, और मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक युग में किसने इनकी जो है क्रिटिसाइज इनको किया था, वो थे एफ.आर. लीविस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज ओरिजिनली टाइटल एज लाउन एंड सिथना। कौन सा वर्क है इनमें से जिसका ओरिजिनल जो टाइटल था वो लाउन एंड सिथना था, वो था हमारा वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के बारे में 2-3 चीज़ों को आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो यही पूछा है कि इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का, वो था लाउन एंड सिथना। ठीक है, फिर क्या याद रखेंगे इसके बारे में, ये पीवी शैले ने लिखा था, इसको 12 कैंटोज में लिखा था। ये देखिए इसकी 12 कैंटोज यहाँ पे मेंशन किया गया, 12 कैंटोज में लिखा है। आपसे पूछा जाएगा रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने कैंटोज हैं, 12 कैंटोज हैं। ठीक है, ये 1817 में लिखा गया था, और ओरिजिनल जो टाइटल था लाउन एंड सिथना, और पूरा टाइटल अगर पूछेंगे तो है इसका और द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ये याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्या है, लाउन एंड सिथना और द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज find out odd pair of works of John Keats and their publication year।
यहाँ पे हम लोग पीवी शैले को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जॉन कीट्स के बारे में इनमें से कौन सा वर्क ऑड है यानी कि नहीं है उनका, और उनकी पब्लिकेशन ईयर। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एंडीमियन दिख रहा है 1818 में, पॉट ऑफ बेसिल जिसका टाइटल इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल था, ठीक है, जॉन कीट्स ने लिखा है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये भी जॉन कीट्स ने स्पेंसिडियन स्टेंजास में लिखा। बट क्वीन मैब यहाँ पर जो वर्क है वो जॉन कीट्स का नहीं है, तो ये किसका है, ये पीवी शैले का वर्क है, ठीक है। क्वीन मैब इज रिटन बाय पीवी शैले, पब्लिश्ड इन 1830 इन 9 कैंटोज। क्वीन मैब के बारे में याद रखेंगे, 9 कैंटोज में पीवी शैले ने पब्लिश करवाया था, ठीक है, विद 17 नोट्स इन द फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क एंड रिवाइज्ड एडिशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड इन 1816 अंडर द टाइटल ऑफ डेमन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, क्वीन मैब को जो ओरिजिनल टाइटल जब पब्लिश करवाया गया था तो उसका टाइटल था डेमन ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, डेमन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क। इसमें से शैली के वर्क का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है यानी कि सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट दे रखा है, और हम इसको पढ़ भी लेते हैं, पता लग जाएगा कि क्यों ये सही नहीं है, ठीक है। एडोनिस इज़ वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। यहाँ पे बताया गया कि जो एडोनिस है वो एक एलिजी है विलियम गॉडविन की डेथ पर लिखी हुई, बल्कि ऐसा नहीं है, जबकि एडोनिस जो है पीवी शैले ने लिखी थी जॉन कीट्स की डेथ पर। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन सा ट्रू नहीं है, यही वाला ट्रू नहीं है। बाकी आप देख लेते हैं, जो शैली की फर्स्ट वाला ऑप्शन है, शैली की जो ओ टू द वेस्ट विंड है वो ट्राजारेमा में लिखी गई है। हेलास जो है वो लिरिकल ड्रामा है, और जो इनका जो वर्क है ट्रायम्फ ऑफ द लाइफ पीवी शैले का, ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। इसके बारे में याद रखें, ये पूछते हैं कि ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो है शैली का वो अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंस्पायर्ड बाय शैलेज डिस्कस्ड एज सो कॉल्ड पीटरलू मैसेकर। जो पीटरलू मैसेकर हुआ था उसमें शैली का कौन सा वर्क इंस्पायर्ड है, उस पर कौन सा वर्क इंस्पायर्ड है, यानी कि पीटरलू मैसेकर पर इंस्पायर होकर इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, दैट वाज द मास्क ऑफ एनार्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इन्होंने मास्क ऑफ एनार्की जो वर्क है पीटरलू मैसेकर पर प्रभावित होकर वहाँ से लिखा था, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दाउ लवस्ट बट नेवर न्यू लव सैटाइटी। तुम प्यार करती हो और लेकिन तुमने कभी नहीं जाना प्यार की दुखद तृप्ति को, सैटाइटी यानी कि तृप्ति को। तो द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइंस जो है पीवी शैली के द्वारा एक वर्क है टू अ स्काईलार्क, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या वर्क है, टू अ स्काईलार्क। तो टू अ स्काईलार्क से ये लाइंस ली गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी वाइसी शैली। पर्सी वाइसी शैली के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा गया। तो हम पहले देखेंगे, ओzymandias ये लिखा गया है, ओ टू द वेस्ट विंड मोस्ट पॉपुलर वर्क है, ये लिखा गया। टू अ स्काईलार्क भी बहुत फेमस वर्क इनकी पोएम है, वो भी लिखी गई। क्रिस्टाबेल जो है ये पोएम जो है एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी, पीवी शैली ने नहीं लिखी थी, तो इनको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 17 की दे रखी है। क्रिस्टाबेला इज नॉट रिटन बाय पीवी शैले, पीवी शैले's बेस्ट नोन वर्क आर, इनकी जो बेस्ट नोन वर्क है वो ध्यान रखेंगे, ओzymandias, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, और इनकी डेट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की आत्मा, ठीक है, सौंदर्य की आत्मा, that thou consecrate with thine own hues all thou dost sign upon of human thought of form where art thou gone। तो ये बोला है इस लाइन में, सौंदर्य की आत्मा जो अपने रंगों से उस हर चीज को पवित्र कर देती है जिस पर तुम प्रकाश डालती हो, चाहे वे मानवीय विचार हो, ह्यूमन थॉट हो या फॉर्म हो, ठीक है। और फिर बोला है आगे, वेयर आर दाउ गॉन, तुम कहाँ चली गई हो। तो जो ये लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस जो है पीवी शैले ने कहाँ किस वर्क से ली गई हैं, ये जो लाइन है इनका एक वर्क है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, उसमें ये लाइन आई है, ठीक है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं लिखा हुआ है। इसके बारे में क्या याद रखेंगे,
ये 1816 में लिखा गया था एंड पब्लिश करवाया गया था 1817 में, ठीक है। और क्या इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरे वर्क की दे रखी है, इनको जरा एक नज़र डाल लेते हैं। एडोनिस जो है इनकी एक एलिजी है, इन्होंने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स की डेथ पर। पीवी शेले ने इनको लिखा है कंपोज इन 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास। ये 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास में लिखी गई पोएम है, ठीक है। द क्लाउड इज अ मेजर वर्क ऑफ पीवी शेले, क्लाउड भी इनका वर्क है पीवी शेले का। ओ टू द वेस्ट विंड तो है ही, इज अ रेवोल्यूशनरी पोएम ऑफ पीवी शैलेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस दे रखी थी वो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज रिफर टू एज द एज्योर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड इन शैलीज ओ टू द वेस्ट विंड। किसको सैली ने, ओ टू द वेस्ट विंड जो वर्क है सैली का, उसमें किसने, सैली ने किसको वेस्ट विंड की, ये लिखा है वेस्ट विंड की एज्योर सिस्टर कहा है, ठीक है। एज्योर सिस्टर यानी कि एज्योर का मतलब होता है नीली और सिस्टर का मतलब बहन, तो वेस्ट विंड यानी कि पश्चिमी हवा की नीली बहन कहकर किसको पुकारा है, तो वो थी स्प्रिंग ब्रीज यानी कि वसंती हवा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइन अज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, ठीक है, ये लाइन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु कॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में ये आया हुआ है, ठीक है। हु कॉल पीवी शैले, किसने पीवी शैले को बोला है एन इनइफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल। इसकी लाइन आगे भी कंटिन्यू होती है, लेकिन इतना है आप ध्यान रखेंगे, एक निष्प्रभावी और सुंदर देवदूत, ये किसने बोला है पीवी शैले को, दैट वाज मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था ये लाइन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है, ओzymandias इज वन ऑफ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम ऑफ पीवी शैले। इनकी सबसे ज़्यादा संकलित किताबों में से एक है, कौन सी किताब, ओzymandias, बट इट वॉज नेवर पब्लिश्ड इन, लेकिन जो ये कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई, तो ये किस में पब्लिश नहीं हो पाई, ये प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश नहीं हो पाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ओzymandias इज वन ऑफ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम ऑफ पीवी शैले बट इट वाज नेवर पब्लिश्ड इन द प्रोमेथियस अनबाउंड, ठीक, इट वाज पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर ऑफ लंदन, ये एग्जामिनर में पब्लिश हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स जो होते हैं वो संसार के, वर्ड यानी कि संसार के, अनएक्नॉलेज्ड यानी कि अस्वीकृत क्या होते हैं, कानून निर्माता होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं। तो ये जो लाइन है इज द फेमस क्लेम बाय, ये किसने क्लेम किया था, ये पीवी शैले ने किया था, ठीक है। ये पीवी शैले की डेफिनेशन है पोएट्स के बारे में, और ये इन्होंने किस में दी थी, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में दी थी। कब लिखा गया था, 1821 में, ठीक है, इसको ध्यान रखें, उसमें ही ये डेफिनेशन आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, Which of the following was पीवी शैलेस अनफिनिश्ड वर्क। इनमें से कौन सा पीवी शैले का अनफिनिश्ड वर्क था, तो एडोनिस तो कंप्लीट वर्क है, और ये किसकी डेथ पर लिखा है, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा है पीवी शैले ने, ठीक है। 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास में लिखा गया वर्क है, ठीक है। इनका जो वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये एक अनफिनिश्ड वर्क की कैटेगरी में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। जूलियन एंड मेडालो इनका फिनिश्ड वर्क है। एलास्टर के बारे में आप क्या रखेंगे याद, इसका फुल टाइटल पूछ लेते हैं कि एलास्टर का फुल टाइटल क्या है। एलास्टर का फुल टाइटल है और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, ऑफ द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। टाइम ऑफ लाइफ वॉज पीवी शैलेस अनफिनिश्ड वर्क, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 A vindication of natural diet, a refutations of deism, a necessity of atheism. The necessity of atheism are some of the famous essays. Why? ये जो essays हैं, 3 दे रखे हैं essays, ये किसके फेमस essay हैं, तो ये पीवी शैले के फेमस, पीवी शैले ने इन वर्क को लिखा है, पीवी शैले के द्वारा लिखे गए ये वर्क है, इनको ध्यान रखेंगे। जिसमें से आप याद रखेंगे द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ये जो वर्क है इसको लिखने की वजह से इनको ही यूनिवर्सिटी से जो क्या किया था, निष्कासित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस जो है एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, जब कोई पोएट अपने साथी को सेफर्ड मानता है और खुद भी सेफर्ड मानता है अपने आप को, और फिर पोइट्री की रचना करता है, तो वो एक पेस्टोरल एलिजी की कैटेगरी में आती है। तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है, और किसने लिखी है, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी है पीवी शैले ने, ठीक है। तो इसमें पूछा गया किसकी डेथ पर लिखी है, तो हम याद अच्छे से बताएंगे क्या है, ऑप्शन नंबर बी कीट्स, ठीक है। ऑप्शन इसके एक्सप्लेनेशन दे रखी, एडोनिस इज सैलिस
pastoral elegy on the death of Keats. It is written in 1821. It has 55 Spenserian stanzas of 9 line each. ये याद रखेंगे, इसमें 55 जो है Spenserian stanza है और हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं, ठीक है। It has 495 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर था 25। अब 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच पोएम ऑफ पी वी शैले कंटेन्स द लाइन। पी वी शैले की कौन सी पोएम है जिसमें ये लाइंस कंटेन है? कौन सी लाइन है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वो होते हैं जो हमारे सबसे दुखद विचारों को बताते हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये मोस्ट फेमस लाइन है और ये लाइन आती है टू अ स्काई लार्क में, ठीक है। ये स्काई लार्क एक पक्षी होता है, उसके ऊपर इन्होंने एक पोएम लिखी है, उसमें ही ये मोस्ट पॉपुलर लाइन आती है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। टू अ स्काई लार्क इज रिटन बाय पी.वी. शैले। इट इज रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ 1820। इट रिप्रेजेंट शैलेस थॉट एंड स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्प्रिंग्स रिजुविनेटिंग पावर। स्प्रिंग की जो रिजुविनेटिंग यानी कि कायाकल्प करने वाली पावर है, शक्ति है, ऑफ क्विकनिंग अ न्यू बर्थ, वो क्या करती है? नए जन्म को, न्यू बर्थ को क्विकनिंग यानी कि तेजी या गति प्रदान कर देती है। इन शैलेस, किसमें? शैली की ओ टू द वेस्ट विंड में। स्प्रिंग की जो रिजुविनेटिंग पावर होती है वो क्या करती है? नए जन्म को गति प्रदान कर देती है। किसमें? ओ टू द वेस्ट विंड में। फर्स्ट मेंशन थ्रू द इमेज ऑफ, और इसको किसकी इमेज के द्वारा मेंशन किया गया है? इसको मेंशन किया गया है द क्लेरियन कॉल ऑफ द एजोर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन। जो एजोर सिस्टर होती है, जो नीली बहन होती है स्प्रिंग की, वो क्या कर देती है? हिल्स और प्लेन्स को क्या कर देती? भर देती है, ठीक है। तो यही इसकी रिजुविनेटिंग पावर होती है और गति प्रदान कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? द ऑटोनल टोन दैट शैले विशेस टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज। क्वेश्चन कह रहा है जो ऑटोनल टोन होती है शैले की ओ टू द वेस्ट विंड में वसंत ऋतु की जो कायाकल्प करने वाली शक्ति वाली मैंने क्वेश्चन बता दिया था। अब नया क्वेश्चन है ऑटोनल टोन। वो वसंत ऋतु के ऊपर था, ये ऑटोनल टोन के ऊपर है। तो क्या है? शैली अपनी कविता के माध्यम से जिस शरद ऋतु के स्वर की प्रतिरूपित करना चाहते हैं वो क्या है? कवि शैली जो हैं विश यानी कि चाहते हैं क्या? अपनी वर्स के माध्यम से, हिज वर्स, अपने वर्स के माध्यम से किस शरद ऋतु के स्वर को प्रतिरूपित करना चाहते हैं? रेप्लिकेट यानी कि प्रतिरूपित करना चाहते हैं। तो वो क्या है? स्वीट दो इन सैडनेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। स्वीट यानी कि मधुर हो, दो इन सैडनेस, यद्यपि वो दुखी है या दुख में हो तब भी वो मधुर हो। उस अपनी कविता के माध्यम से इस टोन को क्या करना चाहते हैं? प्रतिरूपित करना चाहते हैं। ऑटोमनल टोन क्या है? यानी कि पतझड़ का जो मधुर गीत होता है वो दुख में भी सुखद होता है। वो उस रूप को अपनी कविता के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? बयां करना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं। कौन? कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द वाइल्ड स्प्रिट इन ओ टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। जो वाइल्ड स्प्रिट है और टू द वेस्ट विंड में उसको डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है एंड प्रिजर्वर भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों बोला जाता है? इट मेक्स एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल। क्योंकि जो वेस्ट विंड होती है उसकी वजह से क्या होता है? पहले इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल, जो पत्तियां लगी होती हैं पौधों पर, पेड़ों पर, वो गिर जाती हैं। तो क्या हुआ? वो डिस्ट्रॉयर हो गया। एंड कीप्स द सीड सेफ इन द विंटरी बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग। लेकिन जो बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उनको वो क्या करती है? हवा बहा कर ले जाती है और उनको सेफ रखती है विंटरी बेड यानी कि शीत ऋतु के बिस्तर पर, और जिससे कि वो स्प्रिंग आने पर फिर से स्प्राउट हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रिजर्वर भी बोला जाता है वेस्ट विंड को, और डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखा गया है? पी.वी. शैले के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस डिफेंस ऑफ पोइट्री जो ऐसे है, इसमें इन्होंने पोएट के बारे में और पोइट्री के बारे में अपने विचारों को रखा है, ठीक है। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय पी.वी. शैले। इट इज एन ऐसे, ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसे है, रिटन 1821 एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1840 पॉस्थुमसली, ठीक है। पॉस्थुमसली पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 30 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
31 है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इसके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। शैलेश, द चैंची इज आ एन, ये जो चैंची वर्ड है, बहुत से लोग इसको सैंसी भी बोलते हैं और ये चैंची भी बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन इसकी जो भी हो, हमको वर्क से मतलब है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल चैंची बोल रही क्योंकि मैंने कई सोर्सेस में देखा है इसको, तो चैंची ही बताया जा रहा है। शैलेश, द चैंची इज आ एन, ये क्या है? तो ये एक प्ले है, ठीक है। जो चैंची शैले के द्वारा लिखा गया वर्क है, ठीक है, और ये एक प्ले है, ध्यान रखिएगा, ये पोएम नहीं है, एक प्ले है। अब इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? जो चैंची है इज अ वर्स ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी है, लेकिन कैसी ट्रेजेडी है? वर्स में लिखी गई है, यानी कि पद में लिखी गई है, और ये 5 एक्ट में, इसके एक्ट पूछते हैं। एक बात क्या याद रखेंगे, चैंची किसके द्वारा लिखा गया है? शैले के द्वारा। ये क्या है? प्ले है, पोएम है, क्या है? ये प्ले है। कैसा प्ले है? एक वर्स ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा। कितने एक्ट में लिखी गई है? 5 एक्ट में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पीबी शैले के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कब लिखी गई? 1819 में लिखी गई है, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मॉडल ऑन आफ्टर शेक्सपियर ट्रेजेडी, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात तो नहीं पूछते, फिलहाल इतनी याद रखिएगा। 5 एक्ट में लिखी गई है, ट्रेजेडी है, और 1819 में लिखी गई, और कैसी ट्रेजेडी है? वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं कांटों के, जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ। आई ब्लीड, और मैं लहूलुहान हूँ। ये लाइन जो है पीबी शैली बोल रहे हैं। इन विच पोएम ऑफ शैली डज दिस लाइन अकर, ये शैली की किस पोएम में आती है? तो ये शैली की एक पोएम है, मोस्ट पॉपुलर पोएम है, ओ टू द वेस्ट विंड, ठीक है। उसमें ये आती है कि मैं जीवन रूपी कांटों पे गिर गया हूँ और मैं ब्लीड हूँ, यानी कि मैं मुझसे खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो मुझे उठाओ, मुझे प्रिजर्व करो, ठीक है, मुझे अपना वीड़ा बना लो। ये जो लाइन है ओ टू द वेस्ट विंड में आती है, ठीक है। रिटन बाय पीबी शैले इन 1819, ठीक है। फ्लोरेंस इटली में लिखी थी इन्होंने पोएम, ठीक है। और इसके बारे में और क्या याद रखेंगे? पब्लिश हुई थी 1820 में, ठीक है। ये लाइन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सी चीज़ मिसमैच्ड है? तो इसको आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? क्वेश्चन नंबर जो डी है वो मिसमैच्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू अ स्काईलार्क नहीं लिखी थी, टू अ स्काईलार्क जो है वो पीबी शैले ने लिखी थी, जबकि जो टू द स्काईलार्क है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ, दोनों ही वर्क लिखे हैं। टू द स्काईलार्क जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जबकि हमारे पीबी शैले ने क्या लिखी थी? टू अ स्काईलार्क, ये पीबी शैले ने लिखी थी, इनको ध्यान रखेंगे, पीबी शैले ने लिखी थी टू अ स्काईलार्क। तो कौन सा ऑप्शन जो है मिसमैच है? ये वाला, डी वाला, ठीक है। डी वाले को ध्यान रखेंगे, ये वाला मिसमैच है, ठीक है। क्यों ये मिसमैच क्यों है? क्योंकि टू अ स्काईलार्क किसने लिखी है? पीबी शैले ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीबी शैले। पीबी शैले का इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट कौन सा नहीं है? बी वाला करेक्ट नहीं है। क्यों? इन्होंने बोला है, बी वाले में क्या बोला है देखिए जरा, लिखा है द सब टाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। जो सब टाइटल है एडोनिस का वो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है? नहीं, ये स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड किसका है? एलास्टर का है। एलास्टर जो इनका वर्क है, एलास्टर का सब टाइटल क्या है? स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? एडोनिस दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और यही पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ये वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो ए वाला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अनफिनिश्ड वर्क ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, ठीक है। हेलास जो है वो ग्रीक रेविलियन पर आधारित है, ओटोमन एम्पायर था उस पर। और एलास्टर जो है उन्होंने एक यंग पोएट है उसकी क्वेस्ट पर आधारित ये पोएम है। एलास्टर की ही पूरी टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और इस क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग जो अगले क्वेश्चन हैं 36 से वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 35 क्या कहता है? द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वॉज कमेमोरेटेड बाय शैले इन हिज एलेजी। जो जॉन कीट्स की जो डेथ है उनको उन्होंने किस वर्क में, किस एलेजी में स्मरण किया है? वो है ऑप्शन नंबर ए, एडोनिस। एडोनिस में उन्होंने एडोनिस लिखा है जॉन कीट्स की डेथ पर, तो इसी को हम टिक लगाएंगे, ठीक है। और इसके बारे में और क्या याद रखेंगे? एक पेस्टोरल एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। इट इज रिटन इन 1821। इट हैज़ 55 स्पेंसेज इन स्टैंजा ऑफ 9 ईच। इट हैज़ 495 लाइन्स, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों के मोस्टली क्या होता है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं।
टफ वाले क्वेश्चन तो हम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उसी से मेरिट जो है आपकी नीचे, किसी भी व्यक्ति की नीचे चली जाती है। तो इजी क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा। वीडियो को जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। एंड एग्ज़ाम के लिए गुड लक, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ना। धन्यवाद, टेक केयर।